गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लेसन 1 पढ़ेंगे, क्या, कब और कहाँ कैसे। ठीक है, ये लेसन पढ़ेंगे आज हम। सभी बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले क्या हुआ? वह सोचने लगी कि यह कैसे कोई जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। एक लड़की है रशीदा, वह बैठी बैठी अखबार पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते ही उसकी नज़र सुर्खियों पर पड़ी। उसने सोचा, सुर्खियों में लिखा हुआ था 100 साल पहले। 100 साल पहले क्या हुआ था यह सोचने लगी। आज और कल तो हम मालूम कर सकते हैं कि आज कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था या पिछले महीने क्या हुआ था, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था यह कैसे हम मालूम कर सकते हैं? तो ये कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, तुम टेलीविज़न देख सकते हो, तुम अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, यह भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? बहुत साल पहले क्या हुआ ये कैसे जान सकते हो आप? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत, बच्चों अतीत किसको कहते हैं? अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक किसको बोलते हैं बच्चों? शिकारी। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी। पशुपालकों, पशु पालने वाला। कृषक, किसान। शासकों, शासन करने वाला। व्यापारी। पुरोहित, पुरोहित किसको कहेंगे? ब्राह्मण को। शिल्पकार, शिल्पकार का मतलब मूर्तिकार। कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। जैसे आज के समय में बच्चे क्या देखते हैं? टेलीविज़न देखते हैं और फ़ोन के अंदर बैठे बैठे लूडो, कैरम, ठीक है ना, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी वगैरह गेम खेलते हैं। तो उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन से गेम, कौन कौन से नाटक देखते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से संगीत सुनते थे, यह सब हम हासिल कर सकते हैं, हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर आकर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक। कुशल संग्राहक, संग्राहक किससे कहते हैं बच्चों? संग्राहक उसे कहते हैं जो चीज़ों को इकट्ठा करने वाला हो, उसे कहते हैं कुशल संग्राहक। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित हो, जो उसके आसपास का जो फैला हुआ जंगल है उसकी विशाल संपदा से हो क्या हो? पूरी तरह से परिचित हो। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट, आखेट किसको बोलेंगे? आखेट का मतलब होता है शिकार। आखेट किसको बोलेंगे? शिकार। शिकार भी करते थे, वे लोग जानवरों का शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखो बच्चों, मैं आपको ये मैप दिखा रही हूँ, ये है भारत का मैप। इसमें 4 दिशाएं, भारत 4 दिशाएं होती है। देखो हमारी कौन कौन सी? ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अब इसके अंदर पूछा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये रही आपकी नर्मदा नदी, दिख रही है ना? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी जा रही है। अब इधर पूछ रहा है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये देखो, ये राजस्थान है, राजस्थान के आगे ये पाकिस्तान की सीमा आ रही, देखो दिख रही है सब बच्चों को? किरथर, सुलेमान, ये पहाड़ियाँ हैं, काबुल नदी जा रही है पास में, ये पाकिस्तान की बॉर्डर पर है, ठीक है ना? आपको दिख रही है सब बच्चों को किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों का उपजाना प्रारंभ किया। इसी मतलब 8000 वर्ष पूर्व ही स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को सबसे पहले उगाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया है। अब खेती करने के साथ साथ वे पशुपालन भी करते थे। पशुओं में आपकी गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन पशुओं को पालते थे। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पश्चिम में गारो तथा मध्य भारत में विभिन्न पहाड़ियों का पता लगाओ। ये देखो उत्तर पूर्व में, ये उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये गारो पहाड़ियाँ, ठीक है। और ये हैं विंध्य पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं?
विंध्य पहाड़ियाँ, ये सोन नदी जा रही है इसके पास में। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं आपके नर्मदा नदी घाटी, गारो पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है ना, सिंधु नदी घाटी, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सबसे पहले ही कृषि का विकास हुआ है। यहाँ सबसे पहले चावल उपजा है। यहाँ सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। ये देखो, ये आपको सिंधु नदी सबको दिख रही है ना, ये मैंने बताई थी पहले, कीर्तन, सुलेमान, काबुल नदी जा रही है। ये देखो ये सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज नदी है आपकी, ये रावी नदी है, ये चेनाब नदी है, ये झेलम नदी है, ये व्यास नदी है। ये सभी सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किसको कहते हैं? जिसमें एक नदी, एक बड़ी नदी होती है, उसके अंदर बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सहायक नदी, ठीक है ना। वो सभी नदियाँ आकर उस बड़ी नदी में आके मिल जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं? सहायक नदियाँ, ठीक है ना। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। इन्हीं नदियों के किनारे कौन से? जो बड़े बड़े नगर थे वे फले फूले थे, वहीं से वो उपजे थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। ये देखो आपकी गंगा नदी दिख रही है, ये सोन नदी जा रही है, देखो ये इसकी गंगा नदी है, ठीक है ना, ये सोन नदी आ रही है इसकी, दिख रही है सब बच्चों को? ओके। गंगा के दक्षिण में इस नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध किसको कहते हैं? अभी वर्तमान में मगध को क्या कहेंगे? बिहार। मगध वाला जो क्षेत्र है ना बच्चों, वो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? बिहार वाला के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। आपने मगध तो सुना ही होगा। मगध, उसके जो शासक थे वह कैसे थे? बहुत ही शक्तिशाली। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध क्या हमारे मतलब सभी राज्यों में एक विशाल राज्य था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की हैं। लोगों ने सदैव हमेशा ही एक हिस्से से, एक उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे उपमहाद्वीप के हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी विशाल हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कभी कभी क्या होता था कि पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण उनकी यात्राएं जोखिम मतलब कठिन होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, कठिन होती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके लिए यात्रा असंभव हो। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कभी तो लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, कभी लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। कभी कभी एक जो राजा होता है दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए भी उनकी सेनाएं जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी कभी काफिले में, तो कभी कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे ले जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्राएं करते थे। कुछ लोग बहुत वो रोचक, इंटरेस्टिंग स्थानों को खोजने के लिए उत्सुकतावश उनको बहुत उत्साह होता था कि हमें इस स्थान पर खोज करनी है, इस जगह हमको जाना, तो उत्सुकतावश भी वो यात्राएं किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इन सभी यात्राओं से क्या हुआ? लोगों को एक दूसरे के विचार, उनके विचार कैसे हैं, उस क्षेत्र के लोगों के विचार कैसे हैं, ये सभी उनको जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र को देखो। ये देखो, एक बार फिर से मानचित्र को देखते हैं। इसमें क्या, पर्वत, पहाड़, उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ आ गई, नदियाँ आ गई, हिमालय आ गया आपके, तो ये सभी इसका निर्माण करते हैं, एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं एक अपने बीच में। कौन सी सीमा बनाते हैं? प्राकृतिक सीमा। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, जिन्होंने ऐसी कोशिश की वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को भी छू सके, तक गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उपमहाद्वीप के लोगों जो बाहर से यहाँ आए और यहीं आकर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों
से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते थे। लोग क्या करते थे, पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने में भी एक दूसरे के नए नए तरीकों को अपनाते थे। देश का नाम, अब हमारे भारत देश का नाम, देश के बारे में। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज सभी को पता है कि हम अपने देश का नाम जो है भारत तथा इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जाने वाली ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया है। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 2,500-3,000 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। हमारे कितने वेद हैं? हमारे हिंदू शास्त्र में 4 वेद हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा है। अतीत के बारे में कैसे जाने? अब हम अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। अतीत के बारे में हम कई तरह से जान सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। इनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? अतीत की पुस्तकों को पढ़ना और ढूंढना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं, कही जाती हैं। ये पुस्तकें जो होती हैं ये हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ है से निकला, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, और मेनू शब्द का अर्थ होता है हाथ है से निकला। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। ठीक है बच्चों, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। इतना टाइम हो गया है, बहुत पुराने समय की बात है, तो इतने समय में क्या बहुत सारी पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कुछ पांडुलिपियां आज भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं हमें, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भी हैं। अन्य भाषाओं में भी है हमारे यहाँ प्राकृत और तमिल। प्राकृत भाषा का प्रयोग हम आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख किसको कहते हैं? जो कठोर वस्तुओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। उत्कीर्ण का मतलब खुदाए जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, उनका पालन कर सके, उनको देख सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए हम प्राय शासकों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई तो कुछ धातु की बनी हुई हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ऐसे तत्व क्या होते हैं? खुदाई से होते हैं। ये धातुओं पर खुदाई करके होते हैं, तो ये तत्व जो होते हैं वो जल्दी नहीं तो नष्ट होते हैं, ना ही खराब होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ये लोग क्या जानवरों की, मछलियों की, इनकी हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे?
पांडुलिपियों, अभिलेखों तक पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय शोध शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। शोध के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में बहुत पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन शोधों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते रहते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। अब अतीत एक होता है या अनेक होता है? क्या तुमने इस पुस्तक में शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ पर अतीत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बहुवचन के लिए। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के बारे में अलग अलग मायने हैं। जो ये अतीत शब्द है इसका अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन, राजाओं, पशुपालकों और कृषकों का जीवन किस तरीके से था, किस तरह वहाँ पे राजाओं का जीवन था, रानियों के जीवन से, व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। राजाओं का जीवन जो है वह सभी से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज हम अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर करते हैं। अंडमान द्वीप में जो अधिकांश लोग होते हैं वो अपना भोजन किस तरीके से करते हैं? मछलियां पकड़कर करते हैं, ठीक है ना। शिकार करके, फल फूल संग्रह करके प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। शहरों में जो रहने वाले लोग होते हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए क्या करते हैं? अन्य लोगों पर निर्भर होते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोग क्या करते हैं? अपने खाद्यान्न के लिए किस पर निर्भर होते हैं? वह मछलियों पर, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से भेद में अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है